नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका की अपने मौजूदगी कहती है कि वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं महिलाएं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा यूपी चुनाव 2022, पढ़िए राकेश टिकैत की भविष्यवाणी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा, फटे टैंक बदले जाएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका की अपने मौजूदगी कहती है कि वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इसे वास्तविक राजनीति कहें या एक विचार जिसका समय आ गया है। 7 वचन का भारत में एक नया अर्थ है। परंपरागत रूप से 7 वचन भारत के उत्तरी हिस्सों में हिंदू जोड़ों की शादी की प्रतिज्ञा का हिस्सा है, क्योंकि वे अपने विवाह की घोषणा करते हुए एक पवित्र अग्नि का चक्कर लगाते हैं। लेकिन पिछले महीने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा को 7 वादों के एक नए सेट के साथ हरी झंडी दिखाई, जिसके केंद्र में महिलाओं को एक संभावित वोट बैंक के रूप में रखा गया। कांग्रेस राज्य के लोगों से समर्थन वापस पाने के लिए बेताब है। यह अब एक को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी जाति आधारित पार्टियों को चुनौती देकर राज्य में चुनावी राजनीति में तेजी ला रही है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व आधारित अपील को चुनौती दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को अब जाति या धर्म आधारित अपील को बदलने के लिए सभी भाग्य और प्रयासों की आवश्यकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा यूपी चुनाव 2022, पढ़िए राकेश टिकैत की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देश भर की निगाहें हैं। लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यूपी में भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर कोई बदलाव होगा। इस बीच राकेश टिकैत यूपी चुनाव 2022 को लेकर तरह तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों राकेश टिकैत का दिया गया बयान एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों एक निजी न्यूज टेलीविजन चैनल पर चर्चा के दौरान यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार रहेगी। दरअसल इशारों में राकेश टिकैत ने सरकारी मशीनरी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि यूपी में तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी, बावजूद इसके भाजपा की ही जीत होगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से भी रोकेगी या फिर उनका नामांकन खारिज करा देगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने भाजपा को लेकर यह भी कहा कि यह पार्टी जहां पर जीती है, लोगों को पार्टियों का तोड़ने का काम करती है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की पूरी तरह से वापस लेने की मांग करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर खुलते हैं तो किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली भी जाएंगे। मंडियां तो सरकार ने बंद करा दी हैं, ऐसे में हम सही दाम पर संसद में ही अपनी फसलों को बेचने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि अगर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर खोले जाते हैं तो सबसे पहले तो किसानों के ट्रैक्टर ही दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर जोकर देकर कहा कि हम कानून वापसी के साथ ही घर वापसी करेंगे, उससे पहले हम घर नहीं लौटेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा, फटे टैंक बदले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कंकरखेड़ा के जंगेठी गांव में शुक्रवार को पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 5 साल तक सरकार समय होता है, उसी तरह 5 सालों तक आंदोलन भी रहेगा। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा स्नान कर टेम्पो से वापस जंगेठी आ रहे एक ही परिवार के 10 व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि बाकी घायल हुए थे। गांव में पीड़ित स्वजनों को सांत्वना देने और नर्सिंग होम में भर्ती घायलों को देखने राकेश टिकैत पहुंचे थे। जंगेठी गांव निवासी मुकेश पुत्र नेपाल, मुकेश पुत्र रामपाल, संजय, विनोद, अंकित, कल्लू, मनीष, रविंद्र, श्रीपाल और राजू समेत एक अन्य व्यक्ति बुधवार देर रात टेम्पो में सवार होकर गंगा स्नान को गए थे। यह सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे सभी व्यक्ति गढ़गंगा से वापस अपने गाँव आने को रवाना हुए। रास्ते में तेज रफ्तार में जा रहे ट्रक की टेम्पो से टक्कर हो गई, टेम्पो पलट गया। हादसे में दोनों मुकेश की मौत हो गई। दोनों ही बचपन के दोस्त थे, जबकि अन्य सभी घायल हैं। सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन मौके पर पहुंचे और जानकारी की। घायलों को कंकरखेड़ा के अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। किसानों की मौत की सूचना पर शुक्रवार को भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत पहले जंगेठी गांव पहुंचे और पीड़ित स्वजनों को सांत्वना दी। उसके बाद वो कंकरखेड़ा के नर्सिंग होम में घायलों को देखने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वो किसी राजनीतिक मंच पर नहीं दिखेंगे, किसान खुद अपनी रैली करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। बढ़ते गैस सिलेंडरों के दामों पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर हमला किया है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार की ही चर्चित उज्ज्वला योजना को भी निशाने पर लिया है। कांग्रेसी नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया हुआ है। दरअसल मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के कारण 42% लोगों ने गैस चूल्हे में खाना बनाना छोड़ दिया है। लोग महंगे सिलेंडर नहीं खरीद रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में लोग वापस से चूल्हे में ही खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया है कि लगभग 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। लोग वापस से चूल्हे पर ही खाना पकाना शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। गौरतलब है कि सरकार ने लकड़ी के कम उपयोग के लिए ही उज्ज्वला योजना शुरू की थी। करोड़ों लाभार्थियों ने इसका लाभ भी उठाया था। मोदी सरकार की ये क्रांतिकारी पहल थी, जिसके बाद गांव-गांव तक गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को महंगाई पर आड़े हाथों लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जन जागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस, पदयात्रा के साथ अन्य कार्यक्रम होंगे। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। गौरतलब है कि सरकार ने लकड़ी के कम उपयोग के लिए ही उज्ज्वला योजना शुरू की थी। करोड़ों लाभार्थियों ने इसका लाभ भी उठाया था। मोदी सरकार की ये क्रांतिकारी पहल थी, जिसके बाद गांव-गांव तक गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को महंगाई पर आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस 14 से 21 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवंबर को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर तक पदयात्रा एवं नेहरू जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को इस अभियान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस जन जागरण अभियान में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ता, कांग्रेस पक्ष के समस्त जनप्रतिनिधियों सहित कांग्रेस जन शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया है कि अभियान के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के कारणों में कांग्रेस जुट गई है। समीक्षा इसलिए भी शुरू हुई है क्योंकि इस चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस समीक्षा के बहाने पार्टी यह देखने का प्रयास कर रही है कि चुनाव में कहां क्या कमी रह गई थी। साथ ही चुनाव के दौरान भीतरघातियों की भी तलाश हो रही है एवं उन्हें भी तलाशा जा रहा है जो चुनाव के मौके पर घरों से नहीं निकले या फिर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में ईमानदारी से काम नहीं किया। ऐसे लोगों पर एक्शन भी होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव नतीजों के बाद पैनिक मोड में आए मोदी सरकार क्या किसान आंदोलन पर भी यू टर्न लेगी? जी हाँ दोस्तों, उपचुनावों के नतीजे आने के बाद पैनिक मोड में आए भाजपा ने जिस तरह आनन फानन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने और ऊपर में अनाज के साथ तेल, दाल, चीनी और नमक भी बांटने का ऐलान किया है, उसके बाद क्या अब सरकार किसान आंदोलन पर भी यू टर्न लेगी? खास तौर से तब जब यह बात साफ तौर पर उभर कर आ गई है कि किसान आंदोलन के प्रभाव का जो मुख्य इलाका है दिल्ली के आसपास का, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, वहां भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया है। हिमाचल में भले अभी अन्य इलाकों जैसा आंदोलन न हो, परंतु हाल के दिनों में सेब उत्पादक किसानों में वहां अदानी के प्राइस मैनिपुलेशन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और अदानी के पूरे खेल को 3 कृषि कानूनों से जोड़कर देखा जा रहा है। न सिर्फ मंडी की लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटों को भाजपा ने खो दिया है, बल्कि अग्रणी सेब उत्पादक शिमला की कोटखाई सीट पर तो भाजपा उम्मीदवार को महज 2644 वोट 4.61% मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह दक्षिण भारत में किसान आंदोलन के सर्वाधिक प्रभाव वाले राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भाजपा खेत रही। मध्य प्रदेश के यूपी से लगे रैगरपुरा सीट पर भी भाजपा हार गई, जहां किसान आंदोलन की हलचल है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी फसल की उचित कीमत के लिए लड़ते किसानों तथा मेहनतकशों के भाजपा विरोधी आक्रोश में आसमान छूती महंगाई, चौपट कारोबार और बेकारी ने आग में घी का काम किया है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में विशेषकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जहां जहां किसान आंदोलन ने अपनी ताकत लगाकर मतदाताओं से किसान विरोधी नीतियों के लिए भाजपा को दंडित करने का आग्रह किया था, वहां परिणाम भाजपा के खिलाफ गए। उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है।
अगर वह सरकारी नीतियों को जनता के हितों के अनुरूप नहीं बनाती है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत, जब सरकार 5 साल चल सकती है तो किसान आंदोलन क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों और अन्य नेताओं के साथ गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर ही मारे गए किसानों और जवानों को याद करते हुए दिवाली मनाई। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों ने ड्यूटी निभाने के दौरान शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 दिए शहीदों के लिए नामक एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से आखिरी बार 22 जनवरी को बात की थी। उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार को 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उस तारीख तक किसानों के विरोध का 1 साल होगा। उन्होंने यह भी आगाह किया कि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ 2 घंटे के स्टैंड बाय मोड पर हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार किसान आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा तो टिकैत ने कहा, अगर सरकारें 5 साल चल सकती हैं तो विरोध भी 5 साल तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर लोगों की कम भीड़ कोई मुद्दा नहीं है। टिकैत ने कहा कि लोगों के विचार और राय उन्हें बड़ा बनाते हैं, न कि केवल शारीरिक उपस्थिति, इसलिए विरोध स्थल पर भीड़ कम होना कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके किसान 2 घंटे के स्टैंड बाय मोड पर तैयार हैं। बात दें कि राकेश टिकैत ने केंद्र को 26 नवंबर तक का समय दिया है। अल्टीमेटम देते हुए टिकैत ने कहा है कि तय समय तक कृषि कानूनों को लेकर अगर कल ही फैसला नहीं लिया तो किसान 27 नवंबर किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन मजबूत करेंगे और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को भी मजबूत किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा ने घटाया पेट्रोल पर वैट लेकिन डीजल पर बढ़ा दिया। कांग्रेस का दावा, लूटजीवी का खेल देखिए। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए तक उत्पाद शुल्क की कटौती की थी। ऐसे में राज्य सरकारों की तरफ से भी वैट की दरें घटाई गईं, जिससे आम लोगों को बढ़ती महंगाई में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस बीच कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को लूटजीवी बताया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मनोहर लाल खट्टर सरकार पेट्रोल पर वैट तो घटाया लेकिन डीजल के दाम कम करने की जगह बढ़ा दिया है। अपने एक ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा, लूटजीवी खट्टर दुष्यंत जोड़ी का खेल देखिए। एक्साइज दर घटाने के बहाने चोर दरवाजे से हरियाणा में पेट्रोल पर वैट 1 रुपया और 12 पैसे घटाकर डीजल पर 1 रुपया और 78 पैसे बढ़ा दिया। लूट में छूट के नाम पर भाजपा जजपा के झूठ को प्रदेशवासी जानते भी हैं और समझते भी हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी जनविरोधी सरकार को। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करने को हाल ही में हुए उपचुनावों में भाजपा को मिली हार से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि टैक्स जीवी मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। सुरजेवाला ने कहा था, मोदीनॉमिक्स के जुमले को समझिए। 2021 में पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 26 रुपए तक बढ़ाए गए। वहीं उपचुनाव में 29 में से 14 सीटों के हारते ही पेट्रोल और डीजल के रेट को क्रमशः 5 और 10 रुपए घटा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों को दिवाली का तोहफा बता रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक मार्केटिंग, जवाब में शिवालयों में किया जलाभिषेक। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ यात्रा को कांग्रेस ने राजनीतिक मार्केटिंग करार दिया है, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं प्रदेश के हर जिले में स्थित 12 शिवालयों में जलाभिषेक किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे के जवाब में हरिद्वार के कंखल में तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर हरीश रावत का मंदिर के पुजारियों ने स्वागत किया। उन्होंने तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर से दक्षेश्वर महादेव मंदिर तक पदयात्रा भी की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान जलाभिषेक में केदारनाथ से लाए गए जल और गंगाजल का प्रयोग किया गया, पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही भाजपा को सन्मति दे भगवान भजन गाया गया। कैलाश खेर के गाय भजन को भी गाया गया। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि 5 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों को जलाभिषेक से शिवलिंगों को अभिभूषित किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव के नतीजे बदलाव के साफ संकेत, जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है। कांग्रेस, जी हां दोस्तों, कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने बुधवार को दावा किया कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में हुए हालिया उपचुनाव के नतीजे बदलाव का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि जनता केंद्र की भाजपा नीति सरकार से तंग आ चुकी है। मंगलवार को आए 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 14 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में अधिकतर सीटें सत्तारूढ़ दल के खाते में आईं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 3 विधानसभा सीटें और मंडी लोकसभा सीट भाजपा से छीन ली। पार्टी उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाते हुए जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति (जेकेपीसीसी) ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृह राज्य में बुरी तरह हार गए। जेकेपीसीसी ने कहा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की जनता ने बदलाव के साफ संकेत दिए हैं, क्योंकि वे केंद्र की भाजपा नीति सरकार के प्रदर्शन से तंग आ चुके हैं।
उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के कारण देश में बदलाव की हवा चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटाखों पर बैन, फिर भी रात भर आतिशबाजी, अब जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली के मौके पर यूपी के नोएडा समेत कई शहरों में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। दूसरी तरफ कई जिलों में 2 घंटे के लिए सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी गई थी। इसके बावजूद लोगों ने रोशनी के त्योहार में जमकर आतिशबाजी की। हालात यह हुए दिवाली के अगले दिन शुक्रवार की सुबह को कमोबेश उत्तर प्रदेश के हर शहर की वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में चली गई। कहीं कहीं तो सांस लेना भी खतरनाक हो गया। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को वायु प्रदूषण के कारण धुंध छाया रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा रखा था, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी सख्ती के आदेश दिए थे, लेकिन सारे आदेश धरे रह गए। भले ही यूपी में 2 घंटे के लिए आतिशबाजी की टाइमिंग निर्धारित की गई थी, लोगों ने देर रात तक पटाखे चलाए। इसके चलते दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वायु प्रदूषण हुआ। मेरठ में कई स्थानों पर देर रात AQI 500 के पार चला गया। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी में भी वायु प्रदूषण रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कन्नौज में अखिलेश यादव बोले, मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारी में जुटे, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करो। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई से लखनऊ जाते समय एक्सप्रेसवे पर ठठिया विशिष्ट मंडी कट पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं को देखकर अपना वाहन रुकवा दिया। उन्होंने सपाइयों को दिवाली पर्व की बधाई दी, साथ ही कहा कि जनता के बीच जाकर खूब जनसंपर्क करो, सपा के कामकाज गिनाओ, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करो। उन्होंने कहा कि मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारी में जुटने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में तीनों सीटें सपा के खाते में आनी चाहिए। अखिलेश यादव गुरुवार को पत्नी डिम्पल यादव के साथ सैफई से लखनऊ जा रहे थे। इसकी भनक लगते ही पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ठठिया विशिष्ट मंडी कट पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं को देख सपा मुखिया ने काफिला रोक लिया। वाहन से बाहर निकलकर सपा के जिला प्रवक्ता विजय द्विवेदी से बातचीत करने के बाद मौजूद सपाइयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी तरह के मतभेद भूलकर चुनाव में जुटने की जरूरत है। अब आम आदमी प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के बारे में सब जान चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के बीच जाकर सपा के शासनकाल की याद दिलाकर भाजपा से तुलना कर उन्हें जागरूक करें। जिला प्रवक्ता विजय द्विवेदी से एक विधानसभा में 10 से ज्यादा टिकट आवेदकों के मामले में सपा मुखिया ने कहा कि आप लोग इसकी चिंता न करें, टिकटौथियों को हम संतुष्ट कर लेंगे। विशिष्ट मंडी व परफ्यूम पार्क का निर्माण अधूरा है। यह बताने पर सपा मुखिया ने भरोसा दिलाया कि सरकार आने के बाद सभी बंद काम पहले चालू कराए जाएंगे। जिला प्रवक्ता ने प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कही तो सपा मुखिया ने कहा कि आयोजन करें, वो समय जरूर देंगे। इस मौके पर श्रेष्ठ द्विवेदी, सगीर अहमद, लल्ला, सुमनलता व राजेश यादव आदि मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में जीका वायरस का कहर, 30 नए मरीज, कुल संख्या 66 हुई। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में 30 और लोग जीका वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में जीका वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने शुक्रवार को बताया कि कानपुर में 30 और लोगों में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में जीका वायरस के संक्रमण का पहला मामला पिछली 23 अक्टूबर को सामने आया था, जब भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी इसकी चपेट में आए। तब से अब तक यह संख्या बढ़कर 66 हो गई है। वायुसेना केंद्र के आसपास के इलाकों में लोगों के नमूने एकत्र किए गए थे, जिन्हें जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय भेजा गया था। एयर ने बताया कि जीका वायरस से संक्रमित लोगों में 45 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल हैं। यह वायरस मच्छरों से फैलता है। मच्छरों के नाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम बुखार के मरीजों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को चिन्हित कर उनका इलाज कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी और वायरस की जांच के लिए घर घर जाकर नमूने लेना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीका वायरस का प्रकोप फैलने से रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए हैं।